जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड, हिमाचल प्रदेश जीके और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने भी कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कौन सा है, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक जो टीचर है, एक जो शिक्षक है, उसका मेन काम क्या है, या एक जो शिक्षक है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसमें पूछा गया जो टीचर है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस को देखेंगे, अधिक मात्रा में धन कमाना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो हमारा रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यही जो टीचर है उसका सिर्फ यही एम नहीं है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। सेकंड जो पॉइंट है, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, ये वाला पॉइंट भी सही लग रहा है। आगे है छात्रों के हित के लिए कार्य, ये वाला पॉइंट भी सही लग रहा है। आगे है छात्रों की देखभाल, चाहे 20-30% ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा यहाँ पे सही रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन यही है, ये जो तीनों ऑप्शंस है हमें कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं, जिनमें से ये जो दोनों ऑप्शन है वो तो हमें बिल्कुल ही सही लग रहे हैं। तो इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा, मैं आपको तभी कहता हूँ ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। जितनी आपकी जो सोच है वो एज ए टीचर रहेगी, उतने यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपको 40 में से आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो 40 मार्क्स है, अगर आपने यहाँ पे 15 से लेकर 20 दिन भी अच्छे से तैयारी करी तो आपके यहाँ पे 40 में से 40 मार्क्स भी आ सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आंसर है वो रहेगा छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए कार्य। एज ए टीचर देखिए दोस्तों, ये एक अध्यापक है और यहाँ पे उसका क्लासरूम है, छात्र है। जो टीचर है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है यही होनी चाहिए, जो बच्चा है वो एजुकेशन फील्ड में अच्छा जाए, बच्चे के जो मार्क्स वगैरह है वो भी अच्छे आए, बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी बुद्धि वगैरह है वो भी बढ़े। कहीं ना कहीं इसका जो सीधा मीनिंग है यही आ रहा है कि जो टीचर है उसका जो पहला काम यही है, बच्चों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना या काम करना। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, शिक्षक को ज्ञानार्जन के लिए होना चाहिए, जो एक टीचर है उसको ज्ञान लेने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे टीचर और स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट है वो तो ज्ञान लेता रहता है, ठीक है। अब वो स्कूल में आएगा तो नेचुरल सी बात है वो नई नई चीज़ें सीखेगा, टीचर से सीखेगा, अपने जो फ्रेंड्स है वहाँ से सीखेगा, जो स्कूल का इन्वायरमेंट है वहाँ से भी सीखेगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है ये पूछा जा रहा है टीचर के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एज ए टीचर आपको भी यही चीज़ करनी है कि अपना जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी करते रहना है। अगर आपको जॉब भी लग गई तब ऐसा नहीं है कि आपका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया है, आपको उसके बाद भी ज्ञान अर्जन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तक संग्रह करने वाला, जो टीचर है क्या वो पुस्तक संग्रह करने वाला होना चाहिए। आगे है सदैव प्रयासरत, आगे है सदैव सजग रहने वाला, आगे ध्यान नहीं देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है वो तो गलत हो गया, ये वाला भी हमारा 20 से लेकर 30% ही सही है कि जो टीचर है उसको अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो सही है। अब देखिए दोस्तों, सदैव प्रयासरत और यहाँ पे सदैव सजग रहना। अब यहाँ पे जो लॉजिकल पॉइंट है ये तो दोनों है, लेकिन इनमें से हमने एक ही चूज करना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो टीचर है उसको अपने ज्ञान के अर्जन के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। मीन्स कहने का मीनिंग ये है, यहाँ पे भी उसे लगे कि यहाँ पे जो बात है वो ज्ञान की हो रही हो, वो चाहे यहाँ पे दोस्तों एजुकेशनल वे से हो, चाहे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में हो, कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है तो टीचर को उसको सीखने के लिए हमेशा ही सजग रहना चाहिए। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे दोस्तों, अगर आपको जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो नेम है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना है, लेकिन फॉलो तभी करना है अगर आपको ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर समझ आ रहे होंगे। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, बालकों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। सामान्य ज्ञान मीन्स जनरल नॉलेज। अब देखिए दोस्तों, ये अध्यापक है, यहाँ पे क्लासरूम है और ये जो स्टूडेंट्स है वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जो एक टीचर है उसको स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए
क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए तो उत्साहित होना चाहिए उसके लिए, आगे उसके लिए उदासीनता होनी चाहिए, आगे है दोस्तों तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आगे है दोस्तों जी हमारा ऑप्शन नंबर डी दिए गए। अब देखिए दोस्तों जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो क्या चीज़ देखते हैं कि ये वाला नया वर्ड है और हमारा ये वाला नया वर्ड है, इनमें से दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो राइट आंसर है वो है तीव्र इच्छा शक्ति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़ कही जा रही है, जो टीचर है उसमें इस तरह की इच्छा शक्ति चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको हमने जो हमारी बुक की नॉलेज है वो तो देनी है, उसके साथ जो बच्चे हैं उनको जनरल नॉलेज भी देनी है, जो समाज की नॉलेज है वो भी देनी है। तो कहीं ना कहीं अगर टीचर की जो इच्छा शक्ति होगी, अगर टीचर का जो दिल है वो चाहेगा, तभी वो ये जो चीज़ें हैं वो कर पाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप बुक से चीज़ें पढ़ाओगे तब भी आपको कोई नहीं बोलेगा, जहाँ पे जो आपका रिजल्ट है फाइनल में वही देखा जाएगा कि ये जो टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, इसका रिजल्ट जो फाइनल एग्जाम है उनमें क्या आ रहा है। अब ऐसे टीचर भी कई होते हैं जो तो रिजल्ट अच्छा ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको समझते हैं और ये चीज़ समझते हैं कि बच्चों को हमने बुक से बाहर भी चीज़ों को सिखाना है। तो यहाँ पे उसी तरह के टीचर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक जो हमारी सक्सेसफुल लीडरशिप है उसका आधार क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे लीडरशिप की, तो यहाँ पे आपको इस तरह क्वेश्चन होगा, आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी नेता की बात होगी, आपने समझ आना है टीचर की बात हो रही है, और यहाँ पे भी समूह की बात होगी, आपने समझ आना है जो बच्चों की ग्रुपिंग है उनकी बात हो रही है, जो आपके स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग है उनकी बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले प्रशंसा, आ गया व्यक्तिगत रुचि, आ गया समूह की सेवा, आ गया पूरे समूह का कल्याण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है देखते ही पता लग रहा है रॉन्ग है, ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है और ये वाला भी सही लग रहा है। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है उनके साथ जो आपकी सोच है वो बदली होगी और आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो आंसर है वो गैस कर गए होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पूरे समूह का कल्याण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक टीचर है और उसके स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर यही चाहेगा अगर ये वाला बच्चा है तो इसका भी कल्याण हो, ये वाला बच्चा है इसका भी कल्याण हो। जहाँ से एजुकेशन की फील्ड में कल्याण का क्या मीनिंग है कि जो बच्चा है वो सक्सेसफुल बने। तो ये जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे समझनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण का पहला चरण क्या है? जो हमारी टीचिंग है उसमें जो टीचर है उसका पहला काम क्या है? मान लो देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 5th से 6th में आ रहे हैं, जो टीजीटी हैं जो बीएड करके टीचर लगते हैं वो 6th से लेकर 10th तक ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने यही सोचना है जो बच्चे हैं 5th वाला जो स्कूल है उसको कंप्लीट करके 6th में आ रहे हैं। अब जो टीचर है जैसे मान लो एक मैथ्स का टीचर है, वो सबसे पहले जो काम है वो कौन सा करेगा? सबसे पहले जो काम है वो ये करेगा बच्चे की यहाँ पे टेस्टिंग करेगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बच्चे का जो बैकग्राउंड है उसको जानेगा, जो बैकग्राउंड है उसको जानेगा। किस तरह से जानेगा कि जो बच्चा है वो कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनमें वीक है, क्या ये 6th में चल पड़ेगा, अगर वीक है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर जो टीचर है वो बच्चे का बैकग्राउंड जानता है तो वो जो बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ा सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण की सबसे अच्छी प्रणाली वही है जिसमें, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शिक्षण की जो सबसे अच्छी प्रणाली है कौन सी है जिसमें कौन सी एक्टिविटी हो? तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट रॉन्ग है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर जो टीचर है वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो अगर वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा, ना बच्चे करेंगे ना टीचर करेगा, तो वो जो हमारी टीचिंग है बहुत ही यूजलेस रहेगी। आगे है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तो ये वाला भी हमारा सही लग रहा है कहीं ना कहीं। आगे है छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, जो छात्र है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो वो अध्यापक से आंसर लेके जो अपना डाउट है उसको क्लियर करे, ये भी सही है। आगे है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। अब देखिए दोस्तों जो ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन का आंसर सही है वो यही है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो यहाँ पे दोस्तों जो एक्टिवनेस है वो शो हो रही है कि जो टीचर है वो बच्चों के साथ बात कर रहा है और जो बच्चे हैं वो टीचर के साथ बात कर रहे हैं, उनमें अंतर क्रिया हो रही है। और यहाँ पे भी दोस्तों अंतर क्रिया रहती है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो हमें पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलता है। चाहे हम सोसाइटी की बात करें, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सोसाइटी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है, अगर हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे तो हमारा जो सामंजस्य है वो बना रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, अगर टीचर और स्टूडेंट्स आपस में बातें करते रहेंगे तो उनमें जो गैप है वो नहीं आएगा। जो बच्चा है
वो टीचर से क्वेश्चनिंग करने से नहीं डरेगा, और जो टीचर है वो भी अगर बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगा तो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देने में इंटरेस्ट लेंगे। और आप सभी को ही पता है ऐसा जो क्लासरूम है जिसमें बच्चे टीचर की बातों के प्रति सचेत रहते हैं, टीचर के जो पॉइंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो जो टीचिंग है वो हमेशा सक्सेसफुली रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला यार है 10+2+3 जो शिक्षा योजना की यहाँ पे सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी को समझना है 10+2+3, तो यहाँ पे देखिए देखो फर्स्ट से लेकर 10th, उसके अलावा +1+2 और उसके बाद जो हमारी ग्रेजुएशन वगैरह है। ये जो हमारा पहले पूरा प्रोग्राम चला हुआ था इसकी जो सिफारिश है या इसको लागू किसके द्वारा किया गया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसके द्वारा ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनाया गया था। अब दोस्तों आपने एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो हमारी शिक्षा है उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसकी जो रेशो है वो किस तरह से तैयार की गई है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। अब देखिए दोस्तों अगर आपने इफेक्टिव डिसीजन लेना है तो आपकी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी रहेंगी, या आप कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों नेता पर, सदस्यों पर, आगे है नेता एवं सदस्य दोनों पर, आगे दोनों के मध्य अंतर क्रिया पर। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, अगर ये जो हमारा देखिए लीडर है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स वगैरह है और यहाँ पे जो लीडर है, अगर इन दोनों में अंतर क्रिया होगी, बातचीत होगी, चीज़ों को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तभी जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना हो तो यहाँ पे जो लीडर है ऐसा तो नहीं है अकेला ले पाएगा, ऐसा है दोस्तों वो जो हमारे उसके मेंबर है, जो ग्रुप के मेंबर है उनसे भी डिस्कस करेगा, और यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो हर तरह की चीज़ों को सोच विचार कर ही निकाला जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेता भी शामिल होगा और यहाँ पे जो समूह के सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों के मध्य अगर अंतर्क्रिया होगी तभी हमारा जो यहाँ पे डिसीजन है वो अच्छा रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सीखने का सबसे इफेक्टिव वे कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना सही बात है, सहायक पुस्तकें पढ़ना ये भी सही बात है, अखबार पढ़ना, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों जो चारों ऑप्शन है लग रहे हैं बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कह सकते हैं जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। लेकिन इनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा है, वार्तालाप करना। अब देखिए दोस्तों हम सोसाइटी में रहते हैं, जो बच्चा है सबसे पहले अपनी फैमिली में रहता है। अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कई बच्चे छोटे ऐसे रहते हैं जो कि गालियाँ भी निकालते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है ऐसे बच्चे गालियाँ निकालते हैं जिनके घर का जो माहौल है वो वही होता है, जो अपने माता पिता से वो चीज़ों को देखते हैं वही चीज़ें जो बच्चे हैं स्कूल में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उसकी फैमिली से होते हैं, और जो फैमिली है वो हमारी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो सोसाइटी के साथ वार्तालाप करेगा, स्कूल में जो टीचर्स वगैरह हैं उनके साथ वार्तालाप करेगा, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको बोल बोल के देखेगा, तभी जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगी। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आपको सूटेबल लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है स्कूल संरचना में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी है। स्कूल संरचना में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है। तो देखिए दोस्तों छात्र अगर ये भी सही है, अगर छात्र नहीं होंगे तो जो स्कूल है वो कैसे चलेगा। अध्यापक है, अगर अध्यापक नहीं होगा तब भी स्कूल नहीं चल सकता। मुख्य अध्यापक है, उप मुख्य अध्यापक है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो चीज़ें वो आपने समझनी है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। और यहाँ पे स्कूल की संरचना की बात हो रही है। संरचना मीन्स जो आंतरिक चीज़ें रहती हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाएगा, जैसे चीज़ें वो चलती रहेगी, लेकिन इन टीचर्स को, इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो जो डिसीजन है वो लेने की सबसे बड़ी जो यहाँ पे दोस्तों जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है, मुख्य अध्यापक के ऊपर। जो स्कूल का हेड मास्टर है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर ये जो चीज़ें वो निर्भर करती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट ना बचा होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो वीडियो है वो एक लाइक और एक कमेंट तो डिजर्व करती है। तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट भी करोगे और आप यहाँ पे लाइक भी करोगे।
आगे दोस्तों हमारा पार्ट है हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। क्या पूछे रहा है? पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे सर्वाधिक जो शुष्क जिला है वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिमाचल का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। अगर ऐसा पूछा गया होगा हिमाचल का सबसे जो हमारा शुष्क स्थान है वो कौन सा है, जहाँ पे जिले की बात हो रही है, अगर अकेला स्थान पूछा गया होगा तो दोस्तों ऑप्शन में आपको लाहौल भी देखने को मिलेगा, स्पीति भी देखने को मिलेगा। तो अगर स्थान की बात करें तो दोस्तों ये है हमारा स्पीति। अगर जिले की बात हो रही होगी सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो आएगा लाहौल स्पीति। अगर अकेला स्थान पूछा गया होगा तो आपने क्या टिक करना है? स्पीति। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इमला बिमला घाटी कौन से जिले में स्थित है? इमला बिमला घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, इमला बिमला जो घाटी है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये जो क्वेश्चन है जरूर नोट करने हैं। जो हमारी कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर विल बी चंबा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है? जो हमारी पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है उनको पता होगा। क्योंकि आजकल ये जो चीज़ें हैं वो स्कूल्स में सेलिब्रेट की जाती हैं। ये जो चीज़ है वो पॉजिटिव है कि यहाँ पे जो स्कूल्स है उनमें जो हर तरह के डेज है, जैसे पर्यावरण दिवस है, जैसे जो हमारा पृथ्वी दिवस है, योगा दिवस है, जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं। तो आपने इसका आंसर मुझे जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मैं आपको बता दूं, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहले ये हिक्किम था, लेकिन दोस्तों अभी इसको चेंज करके क्या किया गया है? ताशी गंगा। तो ये जो हमारा ताशी गंग है वो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। आप खुद सोचिए, दुनिया का जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, मैं यहाँ पे किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा है, किसी यहाँ पे दोस्तों जो हमारी अलग अलग चीज़ें हैं वो आपने समझ, यहाँ पे मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशीगंग में स्थित है। ताशीगंग कहाँ पे है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। रोहतांग टनल का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2010 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमाचल के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हिमाचल के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा टीबी टाटाचारी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर रहेगा लामा झील। और ये जो लामा झील है वो यहाँ पे हमारी चंबी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल की सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो कौन सी है? मैं आपको बता दूं, हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आपने इसका ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है, नेचुरल लेक है, वो कौन सी है? रेणुका झील, जो कि हमारी दोस्तों यहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो हमारी कृत्रिम झील है ये यहाँ पे दोस्तों बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका नाम है गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। बादल हिमनद हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, बादल हिमनद जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा हिंदी का पाठ स्टार्ट हो रहा है। क्या पूछा जा रहा है? गंगा सुरेश और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? गंगा सुरेश और आगरा जो शब्द है उनमें कौन सी संज्ञा है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें जो एक इंसान है उसके नाम का पता लगे, एक जगह के नाम का पता लगे, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही हो, वो जो हमारी संज्ञा है वो रहती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। टिकट घर में कौन सा शब्द है? टिकट घर जो है वो कौन सा शब्द है? आपने ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तत्सम तद्भव ये आप आगे समझ जाओगे। अब बात करेंगे देशज और विदेशज की, ये वाली चीज़ें भी आप आगे समझ जाओगे। अगर यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों टिकट घर, आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, ये वाला जो पार्ट है वो है हमारा इंग्लिश का। टिकट कौन सा पार्ट है? इंग्लिश का। और जो घर है वो है हमारा हिंदी का पार्ट। आपने ध्यान देना है, ऐसे जो शब्द है जो कि हमारी दो भाषाओं के मिश्रण से बने हो, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, उनको हम कौन से शब्द कहते हैं? संकर शब्द। कौन से कहते हैं? संकर शब्द। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक हुई है, आपने समझ जाना है। ये जो हमारा शब्द है वो कौन सा है? संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ जा रहे हो? ये जो हमारा वाक्य है इसमें निपात कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले बोल के देखना है, क्या तुम भी हमारे साथ जा रहे हो? जब आपने बोल के देखा तुम भी, जब आपने क्या बोल के देखा? तुम भी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको पता लग रहा है जो जोर है वो ज़्यादा पड़ रहा है। क्या तुम भी हमारे साथ जा रहे हो? आपने ये जो सेंटेंस है दोस्तों यहाँ पे अच्छे से बोलना है।
क्या तुम भी हमारे साथ जा रहे हो? जब आपने बोल के देखा होगा भी, तो आप समझ गए होंगे जो भी है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़े सेंटेंस में वो हमारा रहता है निपात। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? अब सबसे पहले जो उच्चारण स्थान का कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी के सामने एक चार्ट है। सबसे पहले बात हो रही है कंठ की। बोल के देखिएगा क, ख, घ, घ, न। तो ये जो चीज़ें जब आप बोल रहे हो आपको क्या पता लग रहा होगा, जो हमारी आवाज़ है वो सीधी गले से निकल रही है। उसके बाद आता है हमारा तालु। जो तालु है वो हमारा कौन सा रहता है? जो हमारी जीभ है उसके ऊपर वाली जो दीवार है, देखिए दोस्तों जो हमारी जीभ है, ठीक है, उससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? तालु। अब आप बोल के देखिएगा च, बोल के देखिएगा श, उसके अलावा दोस्तों ज, उसके अलावा झ, और उसके अलावा यहाँ। ये जो आपने चीज़ें बोल के देखी, तो जो हमारे जीभ के ऊपर वाली दीवार है उस पर यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। तो ये जो हमारे वर्ण है इसमें कौन सा हमारा उच्चारण स्थान आ रहा है? तालु। आगे हमारी मूर्धा। बोल के देखना ट, ठ, ड, ड, न। जब आपने बोल के देखा जो हमारी जो जीभ है वो जो ऊपर वाले दांत है उनके अंदरूनी भाग को टच हो रही है। तो जो हमारा वो वाला पार्ट है वो हमारा रहता है मूर्धा। आगे है दंत। बोल के देखिएगा त, थ, ध। जो हमारी जीभ है वो दांतों के बीच आ रही है, तो यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंत। आगे दोस्तों ओष्ठ, जिनको कि हम होंठ भी कहते हैं। बोल के देखिएगा प, फ, भ, भ, म। तो यहाँ पे दोस्तों जो मूवमेंट है वो हमारी जीभ में हो रही है, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हमारे होंठों में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? होंठों में। प बोल के देखा तो यहाँ पे जो हमारे होंठ है वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रहे हैं। आगे अगर हम बोल के देखा फ, तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट है वो हमारे होंठों की ही हो रही है। आगे दोस्तों नासिक, जैसे हमने बोला तो यहाँ पे साफ चीज़ है। नासिक ऐसे जो वर्ण है जिनकी जो आवाज़ है वो हमारे नाक से निकलती है। आगे कंठ तालु। कंठ तालु देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बना है, कंठ और तालु। तालु मैंने आपको बता दिया जो हमारे जीभ के ऊपर वाली दीवार रहती है। कंठ मीन्स गला। बोल के देखिएगा ए, बोल के देखिएगा ए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो आवाज़ है वो तो हमारे गले से निकल रही है लेकिन हमारा जो तालु है उसके साथ टकरा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दोनों है वो सही रहेंगे। आगे कंठोष्ठ। बोल के देखिएगा ओ, उसके बाद बोल के देखिएगा औ। अब देखिए दोस्तों जो हमारे लिप्स वगैरह है वो भी इसमें गोल हो रहे हैं और जो आवाज़ है वो सीधी हमारे गले से भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं वो शामिल हो रही है, कंठ और हमारे जो होंठ है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ट का उच्चारण स्थान क्या है? जो हमारा ट है उसका जो उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आपने यहाँ पे चीज़ों को समझना है। देखिए च, श, झ, झ, यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है? जब हमने बोल के देखा ट बोल के देखा तो हमारी जो जीभ है वो कहाँ पे टच हो रही है? जो दांत है उसके अंदरूनी भाग में टच हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा ट है उसमें उच्चारण स्थान क्या रहेगा? मूर्धा। आगे दोस्तों रीना बहुत चालाक में बहुत क्या है? यहाँ पे एक चीज़ है, रीना बहुत चालाक है। अब देखिए दोस्तों जो रीना है उसकी विशेषता क्या है कि वह चालाक है। विशेषण आ गया यहाँ पे हमारा चालाक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा बहुत शब्द है उसके बारे में पूछा गया। जो बहुत है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा चालाक है विशेषण, लेकिन हमें यहाँ से जो बहुत शब्द है उससे क्या पता लग रहा है जो चालाकी है वो कितनी मात्रा में है। अगर इस तरह से होता रीना थोड़ी चालाक है तो हमें क्या पता लगता है जो चालाकी है वो थोड़ी मात्रा में है। यहाँ पे हो रहा है रीना बहुत चालाक है, क्या पता लग रहा है जो रीना है वो बहुत चालाक है, उसकी जो चालाकी है उसकी मात्रा बहुत है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा विशेषण है उसकी मात्रा का पता लगे, उसकी यहाँ पे क्वांटिटी का पता लगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वह धीरे धीरे चल रहा है में धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे चल रहा में धीरे धीरे क्या है? तो देखिए दोस्तों आपने चीज़ों को समझना है। यहाँ पे है वह धीरे धीरे चल रहा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों चलना क्या है? हमारी क्रिया। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो जो हमारी क्रिया है उसकी खास बात क्या है कि धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया की विशेषता क्या है? देखिए चलना क्या है? क्रिया। क्रिया ऐसे शब्द है जहाँ से हमें इस चीज़ का पता लगे कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? चलने का। और जो चलना है उसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का क्या मीनिंग रहता है? किसी भी चीज़ को शुरू करना। और जो हमारा इसका विलोम है वो रहेगा इतिश्री। इतिश्री क्या रहता है? किसी भी चीज़ का समापन करना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा उपसर्ग लगा हुआ है प्रति, तो यहाँ पे जो समास है वो रहेगा अव्ययीभाव। अगर आपको समास पहचानने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपने मेरी जो समास से रिलेटेड वीडियो है वो भी जरूर देखनी है। उसका जो लिंक है
वो मैं आप सभी के सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो से आपने कई जो हमारे नए कॉन्सेप्ट है वो सीखे होंगे और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।